जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज 6 फरवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे आप नोट कीजिएगा। देखिए साथियों, आज का जो दिन है ये नया दिन है। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा करना है। एक संकल्प के साथ आज का दिन की शुरुआत करें और एक लक्ष्य के साथ शुरुआत करें। अभी लिखिए अपने नोटबुक में कि आज मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। आप अपने हर विषय को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 2-2 घंटे से और शाम को देखिए आपने कितने घंटे पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई का रूटीन फिक्स रखिए। उसी टाइम पर आप डेली पढ़िए। आप डेली आपका जो मन है पढ़ाई पर लगने लगेगा। केवल 6 से 7 घंटे ही पढ़ना जरूरी है, बाकी और भी चीजें हम आपसे बात करते रहेंगे। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 66 नंबर की ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the Global Music Album Award at the 66th Grammy Award 2024? तो दोस्तों यहां पर शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब दोनों छाए रहे हैं। शंकर महादेवन यहां पर देखिए शक्ति द मोमेंट के लिए इनको यहां पर सम्मानित किया गया। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड का यहां पे सम्मानित किया गया है। देखिए बात कर लेते हैं ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है तो आपने सुना होगा ऑस्कर है। उसी प्रकार से संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है तो इस बार इसका 66वां एडिशन हुआ है, 66वां संस्करण हुआ है। कहां पर हुआ है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। लॉस एंजलिस वो जगह है, crypto.com एरिना, यहां पर इस अवार्ड की यहां पर घोषणा हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार होस्ट कौन था तो इनका नाम है ट्रेवर नू। सबसे ज्यादा पुरस्कार मोस्ट अवार्ड्स किसे मिले हैं? फोबे ब्रिजर्स को मिले हैं 4 अवार्ड। वहीं पे सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसे मिला है तो SZA एल्बम है, इसको 9 नॉमिनेशन मिले हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको शक्ति बैंड के बारे में बताने वाला हूं। तो शंकर महादेवन का ये बैंड है शक्ति, इस पे बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो इन्होंने एक एल्बम रिलीज किया था, इसका नाम है दिस मोमेंट। तो दिस मोमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यहां पर सम्मानित किया गया इस बैंड को। दोस्तों इस बैंड ने टोटल 8 गाने, कितने? दिस मोमेंट में 8 गाने हैं और ये एल्बम को अभी यहां पे सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों शक्ति बैंड में कौन कौन है? तो शंकर महादेवन, आप सभी जानते हैं शंकर महादेवन, आपने इनका ब्रीथलेस सुना होगा। जाकिर हुसैन साहब हैं, वी सेल्वा गणेश साहब हैं और गणेश राजगोपालन। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं इस बैंड में। मैंने आपको प्रमुख लोगों के नाम बता दिए हैं, एक साथ काम करते हैं। देखिए 66 नंबर के ग्रैमी अवार्ड्स में 5 भारतीय कलाकार शामिल हैं जिनको यहां पर ग्रैमी अवार्ड दिया गया और उनमें से मैंने आपको प्रमुख लोगों के नाम बता दिए। अब दोस्तों सबसे ज्यादा किस भारतीय ने अवार्ड जीते हैं? तो जाकिर हुसैन साहब ने 3 कैटेगरी में अवार्ड जीता है। जाकिर हुसैन ने पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में और इनके जो साथी हैं बांसुरी वादक राकेश चौरसिया साहब, इन दोनों ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। यहां पे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं पीएम मोदी जी भी यहां पे पीछे नहीं रहे। हालांकि इनको कोई अवार्ड नहीं मिला है तो इन्होंने एक गाना लिखा था, यह है अबेंडेंस इन मिलेट्स। तो दोस्तों इसको नॉमिनेशन मिला था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पहले ही बताया है। दोस्तों इनके साथ गाना जो लिखा था फाल्गुनी शाह ने लिखा था और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा गया था। इसको नॉमिनेट किया गया था लेकिन यहाँ पे कोई भी प्राइज नहीं मिला है। अब दोस्तों बात यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स की आई है तो मैं आपको ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है, मैंने आपको बताया इट इज द बिगेस्ट अवार्ड दैट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक और इसका नाम जो है ग्रामोफोन पर रखा गया है। पुराने समय पर ग्रामोफोन बजते हैं, अब आज तो इतने सारे डिवाइसेस है कि आप थक जाओगे डिवाइसेस खरीदते खरीदते, इतनी इन्वेंशन हो चुके हैं। पहली बार ये पुरस्कार कब दिए गए? 1959 में, 4 मई 1959 आपको याद रखना है, पहली बार ये पुरस्कार दिए गए हैं। और ये जो पुरस्कार है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। यहां पर एक रिकॉर्डिंग एकेडमी है तो रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिसकी स्थापना 1957 में हुई है और ठीक 2 साल बाद ये अवार्ड दिए जाना स्टार्ट कर दिए गए। अब मैं आपको पंडित रविशंकर जी से मिला रहा हूं।
आप मेरे पीछे पंडित रविशंकर जी को देख रहे हैं, जिनको यहां पर ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। दोस्तों, पंडित रविशंकर सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 1968 में सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर को सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है। और दोस्तों 5 बार ये अवार्ड से नवाजे गए हैं, और जिसके बाद जो ग्रैमी की तरफ से 2013 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, पहली महिला अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तन्वी शाह आप देख पा रहे हैं। 2008 में ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह। बहुत सारे भाषाओं में गाना गाया है, तमिल, हिंदी, तेलुगु, इन सभी भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। यहां पर मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूं। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस माइली साइरस को मिला फ्लावर के लिए। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट के लिए, और बेस्ट एल्बम मिला है SZA के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस कोको जोन्स को मिला है ICU के लिए, और रैप एल्बम है किलर माइक और माइकल के लिए। यहां पर रैप एल्बम में इन्हें बेस्ट अवार्ड दिया गया है। साथियों, अब आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैज बिकम द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ विच स्टेट? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हाल ही में कहां के पूछा जा सकता है, ये राजस्थान राज्य के। राजस्थान को नया महाधिवक्ता मिल गया है, जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये एडवोकेट जनरल क्या होता है, महाधिवक्ता क्या होता है? तो अगर आपने अटॉर्नी जनरल का नाम सुना है, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का या भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। उसी प्रकार से राज्य का भी एक पहला विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो आप मेरे पीछे राजेंद्र प्रसाद जी को देख रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हैं और ये भजन लाल शर्मा जी हैं। राजस्थान के नए जो CM है भजन लाल शर्मा है, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और जो सीनियर एडवोकेट है राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं। अब देखिए, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है किसके द्वारा होती है? तो जो भी राज्य का गवर्नर होता है वो इन्हें अपॉइंट करता है। और राजस्थान के जो वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। और ये किनके स्थान पर आए हैं? तो ये MS सिंघवी की जगह लेंगे। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। देखिए, महाधिवक्ता के बारे में और भी डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो महाधिवक्ता, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, किसी भी राज्य का एक सबसे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, उच्च विधि अधिकारी होता है, उसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, इनका काम क्या है? तो दोस्तों, इनका काम होता है राज्य सरकार को सलाह देना, सजेशन देना। विधिक मामलों में ये राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर राज्य सरकार पर कोई केस होता है, राज्य सरकार को किसी प्रकार का सलाह लेना है, तो एडवोकेट जनरल मदद करता है। और इनके बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 165 और 177। तो 165 आर्टिकल बताता है कि राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा, और 177 इसमें फंक्शंस के बारे में बताता है। अब दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको एडवोकेट जनरल बनना है? तो अगर आप हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपॉइंट होने के लिए योग्य हैं, तो आपको यहां पे महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। आपको यहां पे यानी क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आप योग्य हो तो आप एडवोकेट जनरल बन जाओगे। अब दोस्तों, बात यहां पे राजस्थान की आई है, तो राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी यहां पे राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं, अभी राजस्थान में नई सरकार बनी है, तो ये है सुधांशु पंत, राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी राजस्थान के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हरिशंकर भाबड़ा। क्या नाम है? हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया है। दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहां पे चलाई गई? राजस्थान सरकार में स्टार्ट की गई है, जहां की राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है, जिसका मकसद है यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस देना। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार की कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो आपको यहां पे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय करके आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का 58 सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो जयपुर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 797 डेज से आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं।
हमारा मकसद है घर घर करंट अफेयर्स पहुंचे, और आप ही नहीं, आपके परिवारजन, आपके छोटे भाई बहन, उनको भी आप करंट अफेयर्स पढ़ाइए। फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कोई फ्रूटफुल चीज कराइए उनको, ताकि उनको नॉलेज हो। तो यहां पर आपको पूरी दुनिया का नॉलेज हो जाता है। आप जानते हैं केवल नंबर पाने के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जाता, और करंट अफेयर्स जो है आपको एक पर्सनालिटी इवॉल्व करके आता है। देखिए इस क्लास की जो विशेषता है उसको मैं आपको बताता हूं। तो पहला है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है, सबसे कम समय में क्लास मिलती है, और यहां पे आपको स्टैटिक जीके भी मिलता है। डेली सुबह 6 AM पर आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। यहां पर स्टडी कर एप्लीकेशन है, जहां पर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे डेली करंट अफेयर्स की, और यहां पर टॉपिक वाइज की पीडीएफ भी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन है, ये सब आपके लिए है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे, वही आपको करना है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। मिशेल ओनील यूनाइटेड किंगडम के किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? मिशेल ओनील has become the first minister of which part of यूनाइटेड किंगडम? देखिए यूनाइटेड किंगडम में 4 ऐसे बड़े कंट्रीज हैं, उनको मिलाकर के यूके बनता है। वो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदरलैंड। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। तो साथियों नदर यानी उत्तरी आयरलैंड इसका राइट आंसर है। नदर्न आयरलैंड को नया फर्स्ट यहां पे मिनिस्टर मिला है, वो है मिशेल ओनील। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल ओनील, यहां पर आप देख पा रहे हैं। और ये सिन फेन की नेता है, यहां पर सिन फेन कोई पार्टी है और उसकी नेता कौन है? मिशेल ओनील है। सिन फेन एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी है। 2020 से लेकर 2022 तक ये सबसे पहले क्या रही हैं? ये फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर रही हैं, और अब यहां पर ये क्या बन गई? फर्स्ट मिनिस्टर घोषित हुई है। देखिए बात करें यूके तो 4 राज्य, जो 4 कंट्रीज हैं उनको मिलाकर के बनता है। आयरलैंड, आप ये नदर्न आयरलैंड आप देख रहे हैं पूरा आयरलैंड का हिस्सा है, ये सेकंड वेल्स का हिस्सा है, ये थर्ड इंग्लैंड का हिस्सा है, चौथा स्कॉटलैंड। तो यहां पर आप 4 द्वीप देख रहे हैं, इन सबको मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड। इसकी कैपिटल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे? दोस्तों इसकी कैपिटल बेलफास्ट है, सम्राट चार्ल्स तृतीय है, प्रथम मंत्री है मिशेल ओनील, मैंने आपको बताया, और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो आप मेरे पीछे ऋषि सुनक को देख रहे हैं, जो सबसे कम उम्र के केवल 42 ईयर्स में ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और यहां पर बात करें इसकी कैपिटल क्या है? लंदन है। ऋषि सुनक इसके प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों मैं आपको अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों पे लेके चलता हूं, परीक्षा संजीवनी में मैं आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पे लेके चलता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है विलियम लाई। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री बनी हैं, और 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। कौन? शेख हसीना। शेरिंग टोब्गे की बात करें तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स त्शेसिकेदी। क्या नाम है? फेलिक्स त्शेसिकेदी। आइए बढ़ते दोस्तों चौथे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक, इसे टॉर्च बियरर कहते हैं, इसके रूप में चुना गया है? तो साथियों आपको पता है कि इस साल ओलंपिक होने वाला, पेरिस ओलंपिक होने वाला है, तो उसके पहले हर देश एक अपना टॉर्च बियरर होता है। वो टॉर्च जो है पूरी दुनिया में घूमती है, तो भारत भी आएगी। तो भारत की तरफ से जो टॉर्च बियरर होंगे वो अभिनव बिंद्रा होंगे। अभिनव बिंद्रा आप सभी को पता है निशानेबाज है, और भारत को उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो अभिनव बिंद्रा साहब जो हैं ये टॉर्च बियरर होंगे पेरिस ओलंपिक में। तो दोस्तों पहले आपको पता है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक इन्होंने हमें दिलाया था शूटिंग में। 2024 का जो ओलंपिक है उसमें मशाल वाहक के रूप में चुने गए हैं। देखिए इस साल जो ओलंपिक होने वाला है कब से कब तक होगा, तो 16 अप्रैल से 26 जुलाई के बीच में ये ओलंपिक का रिले रेस होगा। अभी मैं आपको पहले बता दूं कि रिले रेस होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये कब होगा। तो मशाल जो है रिले रेस 8 मई 2024 में फ्रांस में शुरू होगी, और उसके बाद फिर गेम्स का आयोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए रिले में लगभग 10,000 मशाल वाहक इसमें शामिल होंगे, और रिले 400 शहरों का दौरा करेगी। अभिनव बिंद्रा की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, और 2016 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये रिटायर हो गए हैं।
तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा, और पेरिस की राजधानी जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर होगा। पेरिस में पहली बार एक खेल शामिल हो रहा है, ये ब्रेकिंग। तो याद रखिएगा ब्रेकिंग न्यूज, ऐसा कुछ याद रखना, ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं ना, तो ब्रेकिंग खेल इसमें शामिल हो रहा है। इसमें इसके अलावा ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, इसको भी यहां पे शामिल किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने रहा, आईएनएस संध्याक को कहां पर कमीशन किया गया है? वेयर हैज आईएनएस संध्याक बीन कमीशन? तो दोस्तों आईएनएस संध्याक को कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में। कहां पर? विशाखापत्तनम। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर कमीशन क्या होता है? जिस प्रकार से जब कोई भी ऑफिसर सेना में रिक्रूट किया जाता है तो उसे भी कमीशन कहा जाता है, यानी उसकी सेवा स्टार्ट हो जाती है। जब उसका सेवा समाप्त हो जाता है तो डीकमीशन इसे कहा जाता है। तो दोस्तों जब ये सेवा करना स्टार्ट कर देता है तो उसे कमीशन कहा जाता है। तो विशाखापत्तनम को इंक्लूड किया गया है, जो हमारी नेवी के लिए कार्य करेगा। और दोस्तों इसके बाद जब ये पूरा कार्यकाल इसका खत्म हो जाएगा, जब इसका कह सकते हैं टेन्योर खत्म हो जाएगा पूरा, तो इसे डीकमीशन कर दिया जाता है जब इसका यूज खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सर्वे पोत है। सर्वे पोत मतलब होता है सर्वेवेशन। हम इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? सर्वे में। अभी अगर हमको 6100 किलोमीटर की भारत की रक्षा करना है तो हम ऐसे तो नहीं कि पैदल चल देंगे और सर्वे कर लेंगे, तो हमें बड़े बड़े जहाजों की जरूरत होती है। उनमें से एक जहाज है आईएनएस संध्याक, जो सबसे बड़ा सर्वे पोत है, जो सर्वे करता है और हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, और इसका नाम यार्ड 3025 भी रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में है, हमारे जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, इनके द्वारा भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है कमीशन्ड। दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करें, 3400 टन का है, 11,000 किलोमीटर की रेंज का है, 160 इसमें नौसैनिक आ सकते हैं, 18 अधिकारी आ सकते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, 2 डीजल इंजनों से लैस है, और 288 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों यहाँ पे इसका एक पुराना वर्जन भी था, अब इसे अपडेट कर लिया गया है। 1981 से 2021 तक इसने सेवा दिया था, डीकमीशन हुआ 2021 में। अब इसका मुख्य काम क्या होगा? सर्वे करना और नेविगेशन करना, मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं युद्ध पोस्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में आईएनएस सुमेधा, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, आईएनएस सुमेधा को मोजाम्बिक के मपूटो में तैनात किया गया। मोजाम्बिक जो कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वहां पे मपूटो में इन्हें तैनात किया गया। दोस्तों इसके अलावा आईएनएस विंध्यगिरि को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको वैज्ञानिक उपकरण और उसके उपयोग के बारे में बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यूं समझ लीजिए आपका 1 नंबर पक्का है। तो देखिए सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से हम जो बहुत ही कम अमाउंट की करंट होती है तो हम इससे मेजर करते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट की करंट चाहिए तो हम एमीटर से क्या करेंगे? हम एमीटर यहीं पे लिखा हुआ है, एमीटर से हम बड़े अमाउंट की करंट को मेजर करते हैं। अगर हमको एयर की वेलोसिटी मापनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एनीमोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको हियरिंग क्षमता, जो हियरिंग क्षमता यानी हमारी श्रवण शक्ति सुधारना है तो हमें ऑडियो फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें दूर की चीजों को देखना है, कोई दूर वस्तु को देखना है जो बहुत हमसे दूर है, तो हम बायनोकुलर का इस्तेमाल करेंगे। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? एयर प्रेशर जो होता है उसको मेजर करते हैं। अगर हमें पौधों की वृद्धि को मापना है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। एरोमीटर से क्या करेंगे? गैसों का जो भार है, वेट है और डेंसिटी है, गैसेस का यहां पर हम मेजर करेंगे इस डिवाइस से। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। छठवां प्रश्न आप सभी के सामने रहा, रितु बहरी किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहां से उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो रितु बहरी हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? भारत में 25 हाई कोर्ट है, अभी महिलाओं को बहुत ज्यादा शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, यहां पर रितु बहरी को सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था वीरा राणा के बारे में। तो वीरा राणा जो है ये मुख्य सचिव बनी है, और 2nd नंबर की मुख्य सचिव बनी है कहां पे? मध्य प्रदेश में। तेलंगाना में शांति कुमारी पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, शांति कुमारी।
आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते उत्तराखंड की, जहां पे पहली महिला न्यायाधीश बनाया गया। तो आप मेरे पीछे रितु बहरी को देख पा रहे हैं। तो जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया है। शपथ कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को? तो जो राज्य का गवर्नर होता है वो शपथ दिलाता है। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल है, रिटायर्ड है, और ये राज्यपाल भी हैं उत्तराखंड के। इन्होंने यहाँ पे शपथ दिलाई है किसको? रितु बहरी को। दोस्तों रितु बहरी इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दी हैं एज अ सीनियर जज। और उत्तराखंड हाईकोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कहां पर है, तो नैनीताल में है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो चीफ जस्टिस होता है किसी भी हाईकोर्ट का, या फिर अदर जजेस होते हैं, वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। तो एक आर्टिकल है जिसे हम बोलते हैं 217, और उसका एक सेक्शन 1 है, उसके तहत यहां पर किसी भी राज्य का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर अदर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में यहां पर वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है? देहरादून में हुआ है। यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड है। अब इसके बारे में अगले क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इसको लेकर के चर्चा भी होनी है काफी। यहां पर अगर हम बात करें माणा, तो माणा जो है ये पहला भारतीय गांव घोषित कर दिया। पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब ये पहला गांव हो गया है भारत का। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में दोस्तों मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, और पहला राज्य जो ऐसा काम किया है वो मध्य प्रदेश है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? Who has won नागेश ट्रॉफी 2023-24 टाइटल? तो दोस्तों 2023-24 का जो टाइटल है नागेश ट्रॉफी, कर्नाटक ने जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। किसको हरा करके जीता है? आंध्र प्रदेश को कर्नाटक ने हराया है। अभी नागेश ट्रॉफी कैसी ट्रॉफी है सर? आपने तो हमें कई बार हमको रणजी बताया है, दिलीप ट्रॉफी बताया है, और अब ये नागेश ट्रॉफी क्या है? तो नागेश ट्रॉफी एक प्रकार से ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये मेंस का ब्लाइंड क्रिकेट T20 टूर्नामेंट है। पुरुषों का राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो फाइनल मुकाबला था नागपुर में खेला गया। जो विजेता टीम थी कर्नाटक, उसको मिला है 1,04,000 रुपए, और जो उप विजेता टीम थी उसको 80,000 रुपए पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रॉफियां बता देता हूं। तो पहला है जीडी बिरला, दूसरा रणजी, ईरानी ट्रॉफी, रोहिंटन ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये सारी ट्रॉफीज हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड है, जो आपसे पूछी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आज 6 फरवरी को इसको यहां पर इस पर डिस्कशन भी होना है। तो किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो पहला यहां पर जो राज्य है वो है उत्तराखंड, जिसकी कैबिनेट ने यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी है। अभी अमित शाह जी का बयान भी आया था कि अभी हम आने वाले 1 से 2 हफ्ते में यूसीसी को पारित करके रहेंगे। तो उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर यूसीसी के विधेयक को मंजूरी दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल है वहां पर यूसीसी विधेयक को यहां पर अनुमति मिली है। आज 6 फरवरी है, उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। संभवतः ये पारित हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर ये पारित हो जाता है तो ये स्वतंत्रता के बाद पहला जो यहां पर यूसीसी लागू होगा, कहां पर होगा? उत्तराखंड में होगा। और सर्वोच्च न्यायालय की जो रिटायर्ड न्यायाधीश है रंजना देसाई, इनकी प्रेसिडेंसी पर एक पैनल बनाई गई थी कि उत्तराखंड में किस प्रकार से यूसीसी को लागू किया जाए, किस प्रकार से उसका ड्राफ्ट हो। इन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया है। देखिए यूसीसी के बारे में बात करें तो यूसीसी क्या है? यूसीसी जब लागू होगा भारत में तो किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अभी वर्तमान में अलग अलग धर्मों के कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि क्या करते हैं कि एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी नहीं लाते हैं। ठीक है, हर एक तलाक के जो
मसौदे हैं, तलाक का जो प्रकार है अलग अलग, जैसे आपने 3 तलाक नाम सुना है मुस्लिम में, उसी प्रकार से जो शादी को लेकर के भी लॉज अलग अलग हैं, तो एक जैसा हो जाएगा जब यूसीसी लागू होगा। और ये आर्टिकल नंबर 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है। देखिए गोवा राज्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर इसने पहले ही कर लिया था, और उस समय पुर्तगाल सरकार ने, यानी देश जब आजाद हुआ था उससे पहले ही गोवा में यूसीसी लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा किस वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? विच वुमेन रोबोट विल बी सेंट टू स्पेस बाय इसरो? तो इसरो व्योममित्र को भेजने वाला है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं वुमेन रोबोट जो यहां पे भेजी जानी, आप यहां पर देख पा रहे हैं ये वुमेन रोबोट है। अभी 2025 में हम गगनयान मिशन को भेजने वाले हैं, उसके पहले हम यहां पर रोबोट को भेज रहे हैं। तो वुमेन रोबोट जो है एस्ट्रोनॉट ह्यूमनॉइड है, और ये व्योममित्र इसरो के गगन मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला है। ह्यूमनॉइड का क्या मतलब होता है? ऐसा रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये काम करेगा, इंसानों जैसा ये बिहेव करेगा। दोस्तों मानव रहित मिशन है व्योममित्र मिशन, और इसी साल जुलाई महीने 2024 में इसरो एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है, और गगनयान अगले साल 2025 में भेजा जाएगा। मिशन गगनयान को 2018 में पीएम मोदी जी ने शुरुआत करने का ऐलान किया था। गगनयान मिशन को इसरो लॉन्च करेगा और 2025 में लॉन्च हो सकता है, और ये भारत का सबसे पहला इंडिजीनियस मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे जाएंगे। और अगर ऐसा सफल होता है तो भारत ऐसा काम करने वाला चौथा देश होगा, क्योंकि इसके पहले स्पेस में रशिया ने 1961 में मानव को भेजा है, अमेरिका ने 1961 में भेजा है, और चीन ने 2003 में भेजा है। ठीक है, यूरी गागारिन आपको नाम याद होगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था, वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। ईशा फाउंडेशन के द्वारा 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो देखिए यहां पर ईशा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में आदि शिव की प्रतिमा स्थापित कर रही है, जिसकी जो ऊंचाई है 242 फीट है, 242 फीट है। तो ये वेस्टर्न यूपी में जो जगह है जेवर, वहां पे बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसी के पास आदि योगी शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और इसको लेकर के जो भारत का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने मंजूरी दे दी है, जिसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ईशा फाउंडेशन यहाँ पे 242 फीट का एक ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रहा है। हालांकि आपने आदि शिव की प्रतिमा देखी होगी, तमिलनाडु के कोयंबटूर में पहले से स्थापित है, जो 112 फीट की है, और ये क्या हो रही है? जस्ट डबल, आप कहिए जस्ट डबल बनाया जा रहा है। ईशा फाउंडेशन से जस्ट डबल हाइट का बना रहा है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक आप मेरे पीछे देख रहे हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव है। ठीक है, अभी राजस्थान के नाथ द्वारा में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, शिव की 370 फीट की प्रतिमा यहां पर इसका निर्माण किया गया, इसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है। 60 दिन की 60 मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है, और ये टाइमिंग है 6:30 बजे। दोस्तों अयाज सर आपकी मैथ्स का ऐसा खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, और आज सबसे पहला लेक्चर है, आप लोग लेना मत भूलना। और ये स्टडी कर चैनल है, स्टडी कर यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगा। ये करंट अफेयर्स का चैनल है, इसलिए मैं यहां पे केवल करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। हमारी पूरी टीम आपको स्टडी कर में देखने को मिलेगी। तो ये 60 दिन में पूरी 60 मैराथन लेंगे, और प्रतिशत से स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन में एक टॉपिक खत्म। फिर सुरजीत सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, 60 दिन में 60 मैराथन, कोडिंग डिकोडिंग के साथ पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म। टाइमिंग 8 बजे है, और दोस्तों रात को 9 बजे है यहां पे 10,000 प्लस सीरीज की राजेश सर स्टैटिक जीके पढ़ा रहे स्टडी कर चैनल पर। ठीक है, जुड़ना मत भूलिएगा। आज से 6 बजे से लेके आपको 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, और सुबह करंट अफेयर्स मेरा। आइए देखते हैं अगला को। यहां पर RRR सेशन पर पहुंच गए, जहां पर मैं आपको पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराता हूं। आइए देखते हैं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो एशियन गेम्स जो अभी चाइना के होंगजू में हुआ है, भारत ने 107 मेडल जीते। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला, उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से। इन्होंने बताया था कि जो मार्केट है वहां पर वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनेगा। नेक्स्ट आई देखते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। रोजगार प्रयाग पोर्टल को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों रोजगार प्रयाग पोर्टल को उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? उन्नाव में किया है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? तो गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। भारत के आयुष शेट्टी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो अजय, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अजय इज रॉयल। ठीक है, अजय इज रॉयल। ठीक है, तो अजय इज रॉयल, इज रॉयल बोलने पर इजराइल आ रहा है। ठीक है, अजय देवगन इज रॉयल। दोस्तों कल 5 फरवरी थी और 5 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराना जरूरी है। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं 5 फरवरी के करंट अफेयर्स में। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास असम राज्य में हुआ है। हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? एल.के. आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये पंजाब के गवर्नर थे। पीएम मोदी जी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो उड़ीसा में यहां पे रखी है। किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च किया गया? तो दोस्तों फ्रांस में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आई देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया? पटना बिहार में बनाया गया है। भारतीय वायु सेवा के द्वारा किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई है? तो केन्या में कोल्टन की खोज की गई। फाडा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो 49.25% की इंक्रीमेंट देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पे ल्यूसेंट जीके को डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट और उसके जो प्लेयर्स हैं पूछा जाता है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे? यानी विलायत खान की बात करें तो विलायत खान सितार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, नीरू स्वामी पिल्लई, इनका संबंध किससे है? तो नाद स्वरम से इनका संबंध है। किससे है? नाद स्वरम से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, विजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो विजी जोग वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदगम। यहां पर देखें, मृदगम से इनका संबंध है, याद रखिएगा, मृदगम से। दोस्तों 6 फरवरी है आज और 6 फरवरी का आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। आइए देखते हैं 6 फरवरी के टेस्ट को। भारत में पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो भारत में पहला ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था? पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक है। जीसी कासलीवाल किस राज्य के पहले महाधिवक्ता थे? तो राजस्थान के पहले महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम कितने देश का समूह है? तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है। 2024 में जो ओलंपिक है वो कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा का संबंध शूटिंग से था। 2008 की बीजिंग ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत जो है इन्होंने गोल्ड दिलाया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है। विद्युत धारा मापने के किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? अगर हमें हल्के करंट का इस्तेमाल करना है तो गैल्वेनोमीटर, और अगर हैवी करंट का इस्तेमाल करना है तो एमीटर। गुरमीत सिंह किस राज्य के गवर्नर हैं? तो गुरमीत सिंह जो हैं किसके हैं? उत्तराखंड राज्य के। देवधार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो मैंने आपको बताया क्रिकेट से इनका संबंध है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पर स्थापित की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है, सोशल ऑफ जस्टिस। आज का सवाल है आप लोगों के लिए दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है अवश्य रूप से। आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर।
दोस्तों आप लोगों की जो वैकेंसी है, पंजाब नेशनल वैकेंसी पीएनबी के द्वारा एसओ का रिक्रूटमेंट है 1025 है। कैटेगरी बैंक जॉब्स हैं और 7 से लेके 25 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। देख लीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने यहां पे फॉर्म जारी किया है। दोस्तों ईयरली ई बुक लॉन्च हुई है, मंथली ई बुक लॉन्च हुई है। हर महीने की हम आपको करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी और ईयरली भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी कर को डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो ईयरली बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ। एक सुबह 9 बजे नेशनल गेम्स का लेक्चर है, उसे लेना मत भूलिएगा। जो अभी यहां पर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, तो सुबह 9 बजे 10 बजे इसका लेक्चर है। कितने बजे? 10 बजे है। आप इसे जरूर लीजिएगा क्लास को, 10 बजे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।